हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एज हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम विजन आईएएस की अगस्त मंथ की मैगजीन को कर रहे थे, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को देखा था। हर महीने की तरीके से आज भी हम चल रहे हैं अपने वर्ल्ड टूर पे, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग देश दुनिया में घूमने जाते हैं, राइट। आज भी कई सारे देश में हम जाएंगे और घूम कर आएंगे, और ग्रीस में भी आज हम जाएंगे। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं अपने विजिट पर, घूम कर आते हैं देश दुनिया में। ठीक है, यानी कि आज हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। सबसे पहले हमने जैसे कहा कि ग्रीस चलेंगे, तो चलो सबसे पहले चलते हैं ग्रीस में। और हम आ चुके हैं ग्रीस में। क्यों आए हैं ग्रीस में, चलो जान ही लेते हैं आखिर क्यों आए हैं हम ग्रीस में। तो ग्रीस में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी ग्रीस घूम कर आए थे। ठीक है, पिछले 40 साल में ऐसा हुआ है कि पहली बार हमारे इंडिया के पीएम कहाँ गए हैं, ग्रीस गए हैं। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमको पता हो ग्रीस की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ हमको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि 40 साल बाद कुछ ऐसा हुआ है। 40 साल बाद हुआ ऐसा कि हमारे पीएम वहाँ पर घूमने गए हैं। अच्छा, और बात जान लें? हाँ बिल्कुल जानेंगे, चलो। तो और बात ये है कि इंडिया और ग्रीस भाई मिलेंगे तो कोई बातचीत तो करेंगे ना। हाँ, मिले, बातचीत भी हुई। बातचीत ये हुई है, ये कहा गया है कि जो हमारी जो रिश्तेदारी है, हमारी जो आपस में जो हमारे टाइज़ हैं, हमारी जो रिलेशन है, इंडिया और ग्रीस के जो रिलेशन है, उनको हम और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। कहा कि भाई 40 साल बाद हम जब मिले हैं, हमारे पीएम वहाँ गए, तो बात ये हुई कि 40 साल बाद हम मिले हैं, हमारी जो रिश्तेदारी है उसको और इम्प्रूव कर लेते हैं ना। 40 साल बाद जब हम मिले हैं तो कुछ अच्छा कर लेते हैं। कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं अच्छा करेंगे, बिल्कुल हम अच्छा करेंगे। चलो ऐसा कर लेते हैं कि हमारी जो रिश्तेदारी है, हमारा जो टाई है, उसको हम और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। क्यों ना अब हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन जाएं। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजिक पार्टनर है, हम हर महीने की मैगजीन में कवर कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कंट्री स्ट्रेटजिक पार्टनर है, ये ग्रुप हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। जैसे कि हमने आसियान की भी बात की थी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया के स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। उसमें ही अभी तक ग्रीस तो भाई स्ट्रेटजिक पार्टनर नहीं है, बट हाँ हम ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि क्यों ना अपनी जो रिश्तेदारी है इसको और मजबूत कर सकें और स्ट्रेटजिक पार्टनर बन जाएं। ठीक है, चलो ये भी बात हो गई। और कोई बात करी कि नहीं करी? हाँ हाँ, बहुत सारी बातें करी है। और बात ये करी कि हम जो है ना, दोनों लोग मिलकर पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्फीयर में भी अच्छे अच्छे काम करेंगे। ठीक है, तो हम साथ निभाएंगे पॉलिटी में, हम साथ निभाएंगे सिक्योरिटी में, और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी बूस्ट अप करने में भी दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। अच्छा, अब जब हमें पता है कि हमारे पीएम जब भी कहीं जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको कोई ना कोई अवार्ड मिल जाता है। तो अभी ऐसा फिर से हुआ है कि जब हमारे पीएम 40 साल बाद गए तो कुछ ना कुछ तो अवार्ड मिलना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए था, और मिला भी है। हाँ, जो ग्रीस है ना, ग्रीस ने अपना जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। अब यहाँ पर काम पहले तो आपको यही करना है कि ये बता दो फटाफट से कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है और सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है। ठीक है, अच्छा ये कोई रत्न रत्न से तो नहीं है, कोई फर्स्ट वाला बताओ जरा, कुछ ध्यान आ रहा है? अच्छा चल फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाईएस्ट फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। ठीक, अच्छा ग्रीस की बात करते हैं तो ग्रीस का मैं बता दे रही हूँ। ग्रीस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है, ये सेकंड सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रीस का, और जो कि हमारे पीएम को मिला है। ठीक है, अच्छा अभी जो विजिट की गई 40 साल बाद ये जो विजिट हुई है, तो इसमें क्या हाइलाइट्स रहे, चलो ये भी देख लेते हैं। तो इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा कि ग्रीस हम आपको वेलकम करते हैं। तो ग्रीस ने बोला कहाँ वेलकम करते हो भाई, ये तो बताओ। तो कहा गया कि जो ग्रीस है उसका वेलकम है कहाँ पर, इंटरनेशनल सोलर अलियांस में, जो हमारा खुद का इनिशिएटिव है। इंडिया और फ्रांस ने 2015 में मिलकर लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलियांस को, राइट। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलियांस है, जिसमें हम सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं,
सोलर एनर्जी में बहुत अच्छा हमने काम किया है। जो सोलर हमारी जो सोलर कंट्रीज़ हैं उनको हमने सूर्यपुत्र का नाम भी दिया है और बहुत कुछ किया है इसमें, राइट। तो बहुत अच्छा नाम हमने कमाया है ये इंटरनेशनल सोलर एलियंस में। तो इसी सोलर एलियंस में हमने कहा है कि ग्रीस अभी तक तुम तो पार्ट हो नहीं, बट तुम इसमें पार्ट बन सकते हो, हम आपका वेलकम करते हैं। ओके, क्या दूसरा ग्रुप कोई और ग्रुप भी है जिसमें हमने ग्रीस को और बुलाया है, ग्रीस का वेलकम किया है? तो हाँ जी, एक और ग्रुप है जिसमें हमने बोला है कि ग्रीस का मेंबरशिप होनी चाहिए। एंड द सेकंड ग्रुप इज़ कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता भी देखो, अगर अभी हम देखें लेटेस्ट तो मोरक्को में अर्थक्वेक आया, लीबिया में फ्लैश फ्लड आई हैं, इंडिया में भी कई सारे ऐसे डिजास्टर आते रहते हैं, ठीक है, फ्लैश फ्लड हम सुनते रहते हैं। तो ये जो हो रहा है ना, ये बहुत सारे डिजास्टर्स हम देखते जा रहे हैं कि आए दिन हमको न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डिजास्टर की न्यूज़ मिल जा रही है। तो हमको क्या करना होगा भाई, हमको इस डिजास्टर को रोकना होगा, उससे खुद की जो सुरक्षा है वो करनी होगी। और इसीलिए एक ग्रुप है दैट इज़ कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कभी हम देखते हैं ब्रिज टूट गया, कभी हम देखते हैं रोड खराब हो गया है, रेलवे ट्रैक खराब हो गई, तो ये सब ना हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बने जिसमें कि अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तब भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी खराबी ना आए, इसके लिए कोलिजन है। ओके, तो ये जो कोलिजन है इसमें भी हमने ग्रीस को वेलकम किया है, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या करा है कि हमने कहा है कि इंडिया और ग्रीस दोनों मिलकर जो यूनेस्को के अंडर जो हमारी साइट्स हैं, ठीक है, हेरिटेज साइट्स हैं, एंशिएंट साइट्स हैं, उनको मिलकर हम दोनों कंट्रीज मिलकर क्या करेंगे, उनको और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। दोनों ही कंट्री ने कहा है कि जो मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट, जिसमें हम बात करते हैं कि स्किल्ड माइग्रेशन होना चाहिए, तो स्किल्ड माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी एग्रीमेंट है दैट इज़ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप, उसको भी हमने फाइनलाइज करने पर जोर दिया है। अब देख लेते हैं आखिर ये ग्रीस है कहाँ, ठीक है। ग्रीस को देखें तो ये तो हमारा इंडिया, इसको तो जानते ही होंगे, बचपन से हम जानते पहचानते अपने इंडिया को। तो यहाँ से हम जा सकते हैं, मुंबई से जाएंगे बाय हम शिप जा सकते हैं, वाटरवे का यूज़ करते हुए जाएंगे, और उसके बाद में सऊदी में एंटर करते हुए हम क्या करेंगे, मेडिटेरियन में आएंगे, उसके बाद में पहुँच जाएंगे ग्रीस में, ठीक है। तो ये ग्रीस का रास्ता भी पता चल गया। वैसे ही हम ग्रीस में तो अभी घूम ही रहे हैं ना। चलो, अच्छा, अभी ग्रीस जो है जहाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे जो पीएम है वो भी गए 40 साल बाद, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अरे भाई 40 साल तक आज तक कोई नहीं गया पीएम, कोई पीएम नहीं गया ग्रीस में, तो हमारे पीएम क्यों गए? अरे नहीं आना था, राइट, क्या ज़रूरत थी? तो ज़रूरत थी, ठीक है, ग्रीस की हमारी इंडिया को बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, चलो ये भी जान लेते हैं। क्योंकि जो ग्रीस है ना, ग्रीस हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। कैसे फ्रेंड है? अब देखो, फ्रेंड इसलिए है क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो कोशिश कर रही है, और आज से नहीं कई सालों से कोशिश कर रही है कि जो यूएनएससी है, ठीक है, यूएनएससी में हम चाहते हैं कि इसमें हमारी परमानेंट सीट मिल जाए। एनएसजी इसका भी मेंबर हम बनना चाहते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम फुलफिल नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि इन दोनों में हम अपनी मेंबरशिप चाहते हैं, ठीक है। यूएनएससी में हम चाहते हैं परमानेंट मेंबरशिप, और एनएसजी में हम अपनी मेंबरशिप चाहते हैं, और इन दोनों में हमारी मेंबरशिप होनी चाहिए। इस बात को जो है फेवर करता है कौन? ग्रीस। ग्रीस बोलता है हाँ भाई इंडिया बिल्कुल ठीक है, इंडिया कह रहा है कि उसको मेंबरशिप चाहिए और मेंबरशिप देनी होगी, ठीक है। तो ये ग्रीस हमारी साइड लेता है, इसीलिए हमें ग्रीस की इम्पोर्टेंस लगती है अपने लिए। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम जाने, जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है। क्या इम्पोर्टेंस है जियो पॉलिटिकल, कैसे, चलो जानते हैं। इंडिया के जो रिलेशन है ग्रीस के साथ में और आर्मेनिया के साथ में, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता होगा, और नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा, कि जो टर्की है, पाकिस्तान है, अज़रबैजान है, जो ये तीनों कंट्री मिलकर क्या कर रही हैं, मिलिट्री इनने क्या किया है, साथ निभाना शुरू कर दिया है, ठीक है। टर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान, ये तीनों मिलकर मिलिट्री में अपना
कोऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इनको जिनको हम अगर बात की जाए कि 3 ब्रदर्स कौन है, तो आपको पता होना चाहिए 3 ब्रदर्स हैं, टर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान, ठीक है। तो ये तीनों कंट्रीज़ बहुत साथ दे रही हैं एक दूसरे का। और हमको पता है कि हमारा अगर पॉलिटिकल एरा बात करें तो हमारा राइवल है पाकिस्तान, ठीक है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान कभी कोई अटैक कर देता है, कभी कोई अटैक कर देता है। इवन अभी भी हमको पता है कि कल की ही न्यूज़ है ये कि क्या हुआ है कि कश्मीर में अभी टेररिस्ट अटैक फिर से हो गया है ना। तो इसीलिए क्या है कि अब बात ये है कि इन तीनों का तो एक्सेस बन चुका है, तीनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। इसका मतलब पाकिस्तान का साथ दे रहा है टर्की और अज़रबैजान। तो हमको भी चाहिए भाई कि हमें भी तो कोई साथ दे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे स्कूल कॉलेज में होता था कि अगर हमारे किसी राइवल का, ठीक है, अब सपोज करो अगर आपकी फर्स्ट आती है और एक बच्चे की सेकंड आती है, तो सेकंड जो बच्चा आता है उसका भी फ्रेंड सर्किल होता है। तो आप भी कहते हैं अरे उसके फ्रेंड सर्किल 5 लोग हैं, हम भी अपना ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है कि जो पाकिस्तान है उसका साथ टर्की और अज़रबैजान दे रहा है। तो हमारे इंडिया ने भी कहा कि कोई बात नहीं, वो उनका साथ दे रहे हैं तो हमारा साथ भी अर्मीनिया और कौन देगा, ग्रीस देगा, ठीक है। इसीलिए हमें अर्मीनिया और ग्रीस की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ में जो चाइना है उसको तो काउंटर करना ही करना है। ये तो हर जगह आप एंटर कर ही दो, क्योंकि चाइना जो है वो हर जगह अपना सिर हाथ पाँव सब जगह फैलाए पड़ा है। तो कोई भी आंसर हो, आप वहाँ पर एक पॉइंट कहीं पर अगर आपको लग रहा है एक पॉइंट लिखना है तो चाइना को काउंटर करना लिख सकते हो, क्योंकि हर कंट्री में चाइना जो है वो अपना विस्तार कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। भाई जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस तो है ही, क्योंकि ग्रीस जो है हमको पता हो, अगर लोकेशन जरा सी भी आपको पता है, जो कि हमने अभी देखी भी कि ग्रीस की लोकेशन कहाँ है, मेडिटेरियन सी के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ग्रीस से दोस्ती कर लेंगे तो हमें एक्सेस मिल जाएगा मेडिटेरियन सी में भी, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है ग्रीस किससे जुड़ा हुआ है, यूरोप से जुड़ा हुआ है, तो हमें एक्सेस मिल जाएगा यूरोप में भी, ठीक है। तो इसलिए हमें जियो स्ट्रैटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस लगती है। यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिलेगा, हमको पता ही चल गया, मेडिटेरियन के ज़रिए ग्रीस, ग्रीस के ज़रिए यूरोप हम जा सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारे शिपमेंट होता है, हमारे जो प्रोडक्ट पहुंचते हैं यूरोप तक वो भी काफ़ी फास्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट भी देख लेते हैं कुछ इंडिया और ग्रीस के। तो इंडिया और ग्रीस जो है ये इसके रिश्तेदारी आज की नहीं है, बहुत 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 पुरानी है। इवन अगर आप बात करो तो आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि भाई ग्रीक्स का इन्वेजन हुआ, पढ़ते हो ग्रीक्स के इन्वेजन, अलेक्जेंडर की बात पढ़ते हो, पूरी अलेक्जेंडर की कहानी पढ़ते हो कि कैसे वो आए थे, राइट। तो ये क्या है, उस टाइम से तो रिश्तेदारी हमारी चल रही। इवन अगर हम बात करें, क्या बात करें, मेगास्थनीज की, ठीक है, किसकी बात करें, मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज भी एक ग्रीक ही था, ठीक है, ग्रीक ही था। और ये कहाँ पर था, मेगास्थनीज जो है चाणक्य जो है, चाणक्य कहाँ थे, चंद्रगुप्त के कोर्ट में थे, ठीक है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र में बताया है। अब हमें पता है ना अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य ने। कौटिल्य को ही हम चंद्रगुप्त के जो वो है चाणक्य, उनको बोलते हैं कि चाणक्य ही कौटिल्य है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है और अर्थशास्त्र में मेगास्थनीज के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और यही वो टाइम था जब ये जो वो था अलेक्जेंडर, ठीक है, उसका अटैक हुआ था। इसलिए जो मौर्य, तभी तो मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ था, उससे पहले अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था। थोड़ी थोड़ी एंशिएंट हिस्ट्री याद आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब ग्रीस का लेना देना जो है वो इंडिया से बहुत पहले से ही है, ये चीज़ समझ में आई। सेकेंड बात करें, जो हमारा ट्रेड है मौर्यन किंग्स के और ग्रीस के बीच में बहुत पहले से होता है, क्योंकि हमें कुछ कॉइन्स जो हैं वो ग्रीस में मिली है जो इंडिया की थी, और इंडिया में कुछ कॉइन्स मिली है जो ग्रीक की थी, ठीक है। पॉलिटिकल एरिया में भी बात करें तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने और जो ग्रीस ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो 1950 में ही स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। ग्रीस ने अपनी जो एम्बेसी है वो दिल्ली में 1950 में ही इस्टेब्लिश कर दी, बट हाँ हमारी जो एम्बेसी है वो एथेंस में, यानी कि ग्रीस की जो कैपिटल है वहाँ पर 1978 में इस्टेब्लिश हुई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो एग्रीमेंट हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी का, दोनों ही कंट्री ने रेटिफाई किया है कि हम सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम इक्वालिटी को फॉलो करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट के प्रिंसिपल को भी फॉलो करेंगे। लेकिन
जैसा कि हम जानते हैं कि हर जगह पर केक वॉक तो हमें मिलती नहीं, ठीक है। हम कोई भी एरिया में चले जाए भाई, हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, हमको हर दिन कोई ना कोई चैलेंज जो है उसको फाइट ऑफ करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब इंडिया और ग्रीस की हम अभी तक स्टोरी पूरी सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था कि भाई इंडिया और ग्रीस तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हमको ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा है नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ चैलेंज है। तो यहाँ पर भी कुछ चैलेंज हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया और ग्रीस के रिलेशन में भी कई सारे चैलेंजेस हैं, चलो उनको भी जानते हैं। जैसे कि पहला चैलेंज है कि जो बायलैटरल एंगेजमेंट है दोनों की, उसमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि हाई लेवल इंटरेक्शन होते ही नहीं। इंडिया और ग्रीस हमने जो अगर न्यूज़पेपर कोई फॉलो कर रहे हैं तो बहुत कम ऐसा होता है जब हम ग्रीस का नाम देखते हैं न्यूज़पेपर में। अदरवाइज हम ज़्यादातर देखते हैं कि यूएसए के साथ में हमारी मीटिंग हो गई, आसियान कंट्रीज़ के साथ में मीटिंग हो गई है, ठीक है, चाइना के साथ में मीटिंग हो रही है, रशिया के साथ में मीटिंग हो रही है। तो ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका नाम हर दिन न्यूज़पेपर में आ जाता है, बट ग्रीस के साथ में इतनी मीटिंग हो रही है ये हम बहुत कम देखते हैं। तो ये ही बात है कि जब बातचीत ही नहीं होगी तो रिश्तेदारी आगे बढ़ेगी कैसे। यही चीज़ यहाँ पर भी लग जाती है कि जो ग्रीस है उसके साथ में हमारी इतनी ज़्यादा हाई लेवल इंटरेक्शन होती ही नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक कनेक्शन भी नहीं हो पाया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड चैलेंज है, वो ये है चाइना, ठीक है। हर कंट्री के साथ में चाइना 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 आ ही जाता है। यहाँ पर भी चाइना का जो है चैलेंज हमें देखने को मिलता है। जो ग्रीस है वहाँ पर एक चाइनीज़ ओन्ड शिपिंग कंपनी है, ठीक है, चाइना की कंपनी है जिसका नाम है कॉस्को, ठीक है। तो ग्रीस का एक पोर्ट है जिसको आपको याद रखना है, दैट इज़ पायरियस पोर्ट, ठीक है। तो पायरियस पोर्ट जो है उसमें 60% जो स्टेक है वो किसका है, चाइना का है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर 51% से ज़्यादा स्टेक हम ले लेते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर जो बोलबाला रहेगा वो किसका रहेगा, हमारा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो 51 की जगह 61 स्टेक है, तो ऑब्वियसली जो भी बातचीत होगी, जो भी फैसले लिए जाएंगे चाइना के द्वारा लिए जाएंगे। तो इसी वजह से चाइना जो है वो वहाँ पर अपने पैर पसार रहा है। नेक्स्ट है कि ट्रेड भी हमारा और ग्रीस का बहुत कम होता है, इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। तो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है ग्रीस के साथ में उसमें कई सारे चैलेंजेस ये हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, कैपिटल इनफ्लो बहुत कम होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो रिश्तेदारी है वैसे तो अच्छी है, बट हाँ कई चैलेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक था कवर हुआ, ग्रीस विजिट करके हम आए हैं, वापस आ जाओ। वापस कहाँ आना है, अरे इंडिया में आ जाओ यार। अब हम इंडिया में वापस फिर से आ गए हैं और अब हम देखेंगे ब्रिक्स को, ठीक है। चलो अब ब्रिक्स देखते हैं। तो भी क्या हुआ है, अब हम चल रहे हैं ब्रिक्स देखने, कहाँ, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ग्रीस हो आए हैं, फिर इंडिया आए वापस, देखा कहाँ जाना है, ब्रिक्स में जाना है। अच्छा ब्रिक्स में जाना है तो कहाँ पर मीटिंग हो रही है इसकी मीटिंग हुई है साउथ अफ्रीका। तो हम चल रहे हैं साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हम चलेंगे, ठीक है। और क्या क्यों जा रहे हैं, जहाँ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 15th ब्रिक्स समिट हुई है, ठीक है। 2019 वही साल जब कोविड-19 फैला था और हमें पता है पूरी हर जगह लॉकडाउन था, बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर सकते थे, बॉर्डर्स जो है वो ब्लॉक कर रखे थे, हमें अपने घर से भी निकलना बंद करना पड़ा था। तो बहुत सारे वो जो साल है वो तो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले हैं। तो उसी साल के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि इन पर्सन जाकर मीटिंग हुई है, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की। अदरवाइज मीटिंग तो होती थी बट ऑनलाइन मोड में ही होती थी, ठीक है। तो जानते हैं इस मीटिंग के बारे में, हाँ जी बिल्कुल जानेंगे। साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने ही तो होस्ट किया है, तभी तो जोहान्सबर्ग में हुई है, हाँ जी। तो अब जिस कंट्री ने होस्ट किया है उसी ने इसकी थीम भी चूज़ की है और इसकी थीम रखी है क्या, इसकी थीम रखी है ब्रिक्स एंड अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने इसकी थीम रखी ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसिलेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। तो इतनी लंबी सी जो थीम है ये ब्रिक्स की 15th समिट की रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर किस किस ने पार्टिसिपेट किया ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो ब्रिक्स के लीडर्स जो हैं वो तो थे ही भैया, वो तो मीटिंग अटेंड करने जाएंगे, वो तो थे ही साथ में साउथ अफ्रीका ने अफ्रीकन यूनियन को भी इनवाइट किया। अब हमको पता होगा कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें कितने लोग हैं, कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, 55 मेंबर्स हैं, राइट। तो अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं, 55 मेंबर्स हैं। उन सब ने मिलकर इस इवेंट को अटेंड किया और साथ ही साथ में इतने लोग ही नहीं और लोग भी आए। और कौन लोग आए, 20 दूसरे लीडर्स आए हैं जो कि एशिया, साउथ अमेरिका और स्मॉल आइलैंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। उन सब ने क्या किया, इसको अटेंड किया है। अब ब्रिक्स को जान भी लेते हैं, ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स की मीटिंग हुई हमने सब जाना, लेकिन अब ब्रिक्स को भी जान लें। हाँ बिल्कुल जानेंगे, चलो जानते हैं। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का आइडिया आज का नहीं है, ये बहुत पहले का आइडिया है। जब अर्ली 2000 का टाइम चल रहा था, 2001-2 इस तरीके का जो टाइम चल रहा था, उस टाइम पर गोल्डमैन सैक्स पेपर जो है उसमें एक आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं तो क्यों ना उनको एक ग्रुप में लाया जाए। G7 में तो हमको पता है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई G7 में तो डेवलप्ड है, उनका तो ग्रुप छोड़ ही दो, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो कि G7 में तो नहीं है बट वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में डेवलप कर रही हैं, उनको हमें उनका एक ग्रुप बनाना चाहिए। तो ये जो है आइडिया अर्ली 2000 चलने लगा था। उसके बाद में ब्रिक जो है, इन्होंने कहा कि हम हैं ऐसी कंट्री, चलो हम मिलते हैं। तो 2006 में पहली मीटिंग हुई, ठीक है, 2006 में पहली मीटिंग हुई, तब ये था ब्रिक। क्या था, ब्रिक, ठीक है, ब्रिक। अच्छा, अब क्या होता है, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी आ जाता है और उसके बाद में ये ब्रिक्स बन जाता है। तो ये ब्रिक क्या है, ब्रिक्स क्या है, चलो समझते हैं। ब्रिक है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो ये चारों का पहले ग्रुप था, ठीक है। 2010 तक ये 4 लोग ही थे, 4 ग्रुप ही थे, 4 कंट्रीज़ ही थी जो इस ग्रुप का पार्ट थी। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका भी आया और एस जुड़ गया ब्रिक में, तो ब्रिक्स बन गया, ठीक है। चलो ये चीज़ तो हो गई, ये चीज़ हमें समझ में आती है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी समझ में आती है, मेंबर कौन है ये भी समझ में आता है। लेकिन अगर मेंस में हम आंसर लिखेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा, ब्रिक्स एंड G20 दोनों ही बहुत ज़्यादा हिट रहे हैं इस साल, तो हमें उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आना चाहिए। तो अगर ब्रिक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो आपकी इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू होगी, आपको बताना होगा कि ब्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है 41% ग्लोबल पॉपुलेशन। ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि इंडिया और रशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं और दोनों इसके पार्ट हैं, तो पूरी दुनिया का 41% पॉपुलेशन इसी ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। ये बता देंगे आप, ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ये याद हो भी जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है ग्लोबल जीडीपी कितनी है, 24%, इसको भी याद कर लेना। और 16% ग्लोबल ट्रेड होता है। ये तीनों चीज़ें, तीनों डेटा अगर आपने प्रोवाइड किया इन द स्टार्टिंग लाइन, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ने वाला है। इसीलिए इस चीज़ को अब कहीं पर नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना काम करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो कितना है, पॉपुलेशन 41% है, जीडीपी 24% है, ट्रेड आपका 16% है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ब्रिक्स ने आज तक क्या क्या काम किए हैं, उसके इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, काम क्या क्या करे गए हैं ब्रिक्स के द्वारा, इसको भी जान लेते हैं, बिल्कुल जानेंगे। तो कहा गया है कि जो 2014 का समय था, 2014, उस टाइम पर ब्रिक्स ने क्या किया, एक बैंक का निर्माण किया और वो बैंक थी न्यू डेवलपमेंट बैंक। जैसे हमारे वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, तो वैसे ही हमने कहा, हमारे ब्रिक्स कंट्रीज ने कहा कि क्यों नहीं हम भी एक बैंक बना लें, और ये जब कहा गया तो कर भी दिया और बन गई न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आपको पूछा जाए, जो कि पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, कि जो NDB है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो किसने इस्टेब्लिश की है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसने करी है, ब्रिक्स ने करी है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, जो है ये क्या है, तो इसमें ब्रिक्स जो है ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट देता है अपने मेंबर्स के लिए, कि अगर कोई मेंबर है उसको लगता है कि कोई क्राइसिस हो गए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में हेल्प मिल जाएगी। कहाँ से, हमें ब्रिक्स से मिल जाएगी,
किसके अंडर मिलेगी? कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट के अंडर मिलेगी। ब्रिक्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है वैक्सीन्स के लिए, ठीक है, जिससे कि जैसे अभी हमने देखा कि कोविड फैला, तब वहाँ पर वैक्सीन की कितनी ज़्यादा महामारी एकदम से हो गई थी कि भैया हमें भी वैक्सीन चाहिए, हमें भी चाहिए, और वैक्सीन की कमी हो रही थी। तो ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए वैक्सीन्स के लिए R&D सेंटर भी बनाया गया है। और उसके साथ ही साथ ब्रिक्स ने क्या किया है? ग्रोथ देखने को मिली है। ब्रिक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। ब्रिक्स कंट्रीज़ में ट्रेड भी बढ़ता हुआ नज़र आया है। ये कहानी तो होगी ब्रिक्स की। चलो अब हम देख लेते हैं कि जो ब्रिक्स समिट हुई है उसके क्या क्या आउटकम्स निकले हैं। तो ये चीज़ आपने देखा होगा, सुना होगा, कहीं ना कहीं से आपके कानों तक पहुंच गई होगी ये बात कि ब्रिक्स जो है अब उसमें एक्सपेंशन हो गया है। ब्रिक्स में और लोग भी ऐड हो गए हैं और कंट्रीज़ भी ब्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। पहुंची थी ये बात कानों में, बट आपने इग्नोर करी होगी। आपने कहा होगा अरे यार बाद में जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मंथली मैगजीन आएगी तो हम समझ लेंगे। हाँ, तो अगर ऐसा किया है तो अब समझ लो, अब तो समय है समझने का, ठीक है, समझते हैं। तो एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। अब इससे आप खुशी तो मना रहे हैं कि हाँ चलो ब्रिक्स बड़ा हो गया, अच्छी बात है, बट इसके साथ साथ आपका काम भी बढ़ गया है थोड़ा सा। हाँ, काम क्या बढ़ गया है? काम ये बढ़ गया है कि आपको और ज़्यादा चीज़ें याद करनी है। आपको ये जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पक्का बन ही सकता है वो ये है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप जो है वो याद करनी है। पहले तो 5 लोग थे ही, लेकिन अब 6 और आ गए हैं। तो ये 6 कौन कौन आए हैं ना, ये नाम भैया रट लेना, कैसे भी रटो लेकिन रटना पड़ेगा। इसको याद कर लो कि कौन कौन लोग जो हैं इसमें और ऐड हुए हैं, ठीक है। अर्जेंटीना ऐड हुआ है, ठीक है, तो टीना ऐड हो गई है, अर्जेंटीना, ठीक है, बिल्कुल अर्जेंट ये ऐड हुए हैं। इजिप्ट ऐड हुए हैं, तो इजिप्ट ने कहा कि हमारा पड़ोसी ऐड हुआ है, हम भी हो जा रहे हैं। इथियोपिया भी ऐड हो गया, ठीक है। ईरान तो पहले से कह रहा था तो ईरान भी ऐड हो गया। सऊदी अरेबिया ऐड हो गए हैं और UAE, ठीक है। तो ये जो है ऐड हो गए हैं। तो कौन कौन है? अर्जेंटीना, फिर इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और UAE, साथ में ईरान, ठीक है। ये सब इसमें ऐड हो गए हैं और 2024 में जो जनवरी से इनकी जो मेंबरशिप है वो लागू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन भी आपको याद रखनी है। कौन सा डिक्लेरेशन है? जोहान्सबर्ग सेकेंड डिक्लेरेशन, जो कहता है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स किस तरीके से काम करेगा ग्लोबल इकोनॉमी में, फाइनेंशियल और जो पॉलिटिकल मैटर्स है उसमें कैसे कैसे काम होंगे, इस पर व्यू पॉइंट प्रस्तुत करता है। ब्रिक्स जो है 3 पिलर्स को ध्यान में रखकर काम करेगा। 3 पिलर्स क्या क्या हैं पता होना चाहिए आपको। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, तो पहली चीज़ जो ब्रिक्स के काम होंगे वो किस एरिया में होंगे? पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एरिया में ब्रिक्स के काम होंगे। सेकंड क्या है? इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एरिया में भी ब्रिक्स काम कर रहा है। और कल्चरल पीपल टू पीपल टाइज जो है उनको भी और बढ़ाएगा। नेक्स्ट है अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी ब्रिक्स और बढ़ाना चाहता है। जैसे कि एरियाज़ है कि हमको जो है शांति और ज़्यादा बनानी है पूरी दुनिया में, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर को और ज़्यादा हमको इस्टेब्लिश करना है। मल्टीलेटरल सिस्टम में रिफॉर्म लेकर आने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। इन सारी जगहों पर ये काम करता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ में एक मेजर बात ये हुई है कि जो ट्रेडिंग होगी ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में वो अब लोकल करेंसी में होगी, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रिक्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस बात की बात करी है कि कैसे हम लोकल करेंसीज में पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो ये भी बात यहाँ पर निकल कर आई है। और सारी की सारी कंट्रीज ने मिलकर कहा है कि जो UN है उसमें अभी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और रिफॉर्म होने चाहिए। तो UN में रिफॉर्म लाने के लिए भी बातचीत यहाँ पर करी गई है। इंडिया ने अटेंड किया है ब्रिक्स को, हाँ। तो क्या इंडिया शांत बैठा होगा? नहीं, इंडिया ने भी अपने प्रपोजल्स दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे। क्या प्रपोजल्स दिए हैं चलो जानते हैं। तो सबसे पहली बात स्पेस कॉपरेशन, ठीक है। इंडिया ने क्या कहा? इंडिया के जो PM हैं उन्होंने कहा कि हमको क्या करना है, ब्रिक्स में मतलब ब्रिक्स कंट्री जो है वो मिलकर स्पेस को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगी, स्पेस को एक्सप्लोर करेंगी, ठीक है। और ब्रिक्स तो ऑलरेडी काम कर रहा है, ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बना रहा है। तो यहाँ पर सारे लोग मिलकर स्पेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। G20 में भी इन और ज़्यादा इंक्लूजन की बात करी गई और कहा गया कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में लाना चाहिए, ठीक है।
साथ ही साथ में ब्रिक्स को फ्यूचर रेडी बनाना है कि हमको स्किल बढ़ानी है, फिर जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ानी है, ठीक है, एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, ये सारी बातें भी करी गई। दूसरे प्रपोजल्स जो हैं वो करे गए हैं कि जो इंडिया है उन्होंने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि बिग कैट प्रोटेक्शन होनी चाहिए। 5 कंट्रीज जो बिग कैट में क्या क्या आता है, जैसे चीता है, ठीक है, लॉयन है, टाइगर है, ये सब जो आते हैं इनको हमें और बचाना है, ये भी आइडिया दिया गया है। अच्छा, ब्रिक्स जो है अब वो बड़ी हो गई है, ब्रिक्स में अब 6 कंट्रीज और आ गई हैं। तो इससे क्या सिग्निफिकेंस है, चलो जान लें। तो जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी होगा। तो ना केवल यहाँ पर हमने देखा कि मेंबरशिप बढ़ी है, बल्कि यहाँ पर पॉलिटिकल एरिया भी ब्रिक्स का बढ़ गया और साथ ही साथ में इकोनॉमिक एरिया भी ब्रिक्स का बढ़ गया है। जैसे कि सुएज कैनाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बाब अल मंडब स्ट्रेट है, जो कि काफ़ी क्रूशियल है हमें इंटरनेशनल ट्रेड में, और इन सब का यूज़ अब बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं, जो इन सारी जो स्टेट्स हैं इनको मॉनिटर करती हैं, वो सब ब्रिक्स का हिस्सा हैं। साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस, तो ब्रिक्स जो बढ़ गया है इससे जो है इकोनॉमिक पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है वो बढ़ा है, ठीक है। इंडिया, ईरान, रशिया जो है ये सब मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को ऑलरेडी बना रहे हैं, तो इसको और बढ़ावा मिलेगा। अफ्रीका की भी ग्रोथ होगी। अफ्रीकन यूनियन जो है उसको हम G20 में ऐड करना चाहते हैं, और हमने 2 अफ्रीकन कंट्रीज़ को ब्रिक्स में ऐड कर लिया, इससे ऑब्वियसली अफ्रीका की ग्रोथ होगी। ग्लोबल पीस भी रहेगा, ठीक है। 4 मेजर मिडिल ईस्ट प्लेयर जैसे कि इजिप्ट है, ईरान है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, ये सब मिलकर एक ग्रुप का पार्ट बन गए हैं, तो इससे पीस जो है वो बरकरार रहेगा। और जो हमने बात की है कि UN में हमको रिफॉर्म करना है, वो भी यहाँ से और जल्दी होगा, ठीक है। लेकिन ये तो खुशी मनाने की बात थी, हमने मना ली, लेकिन इससे कुछ खतरा भी आ गया, कुछ चैलेंजेस भी आ गए हैं हमारी इंडिया के लिए। चलो ये भी जान लेते हैं। तो ओरिजिनल पर्पस जो था ब्रिक्स का वो अब डाइल्यूट होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जो चाइना है वो यहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन को प्ले कर रहा है, चाइना फैक्टर यहाँ पर होता हुआ जा रहा है। तो इससे लग रहा है कि यहाँ पर चाइना को सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। इंडिया को इंटरेस्ट बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे क्वाड है, शंघाई कॉपरेशन है, और हमारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स हैं, और इन सब में हमारी पार्टनरशिप है, तो हमको इन सब में बैलेंस बनाना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस अगर हम देखें तो अब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में अब जो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके आपस में बनती नहीं है, और वो सब यहाँ पर पार्ट बन गए हैं, तो यहाँ पर देखना होगा कि कहीं इन्हीं के बीच में लड़ाई ना हो। जैसे कि आप बात करें तो ब्रिक्स में कौन है, चाइना है, और यहाँ पर इंडिया भी है, तो इन दोनों की नहीं बनती, हमें पता ही है। ऐसे ही अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया और ईरान की नहीं बनती है, लेकिन ये दोनों इसके पार्ट बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी नहीं बनती। जैसे अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना की अगर बात करते हो तो ब्रिक्स की नहीं बनती है, अर्जेंटीना के साथ में ब्राज़ील की नहीं बनती। अब वो दोनों भी आपस में हैं ग्रुप में, तो इस वजह से हो सकता है कि इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ये भी देखना पड़ेगा। कोई मेंबरशिप का क्लियर क्राइटेरिया नहीं है कि किस बेसिस पर हमने किसको मेंबरशिप दी है, ये भी नहीं पता है, ठीक है। फिर मिनीलेटरिज्म ना हो जाए, ये भी देखने की बात है। हम मल्टीलेटरिज्म करना चाहते हैं बट मिनीलेटरिज्म ना हो जाए। तो हमें डेवलपमेंट जो ये हो रहे हैं रिसेंटली, तो इनमें हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बैलेंस बनाकर रखो। क्या ज़रूरत है हमें किसी एक कंट्री को ज़्यादा फेवर करने की या किसी को क्रिटिसाइज़ करने की, दोनों के साथ में बैलेंस बनाकर रखना होगा। साथ ही साथ में चाइना का इन्फ्लुएंस हमको कंट्रोल करना होगा, ग्लोबल साउथ को भी इंगेज करना होगा। हम ग्लोबल साउथ के साथ में भी अपनी इंगेजमेंट जो है वो बढ़ाएंगे और हेल्प करेगा हमारा ब्रिक्स, ठीक है। इंडियन पेमेंट सिस्टम जो हम जैसे जानते हैं कि हमारा कई सारी जगह पर UPI चलने लगा है, तो इस तरीके से हमारा जो रुपी है वो इंटरनेशनलाइजेशन की दौड़ में अब चल रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए अच्छी चीज़ है। एनर्जी सिक्योरिटी हमें मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे UAE है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, ये सब बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और सब ब्रिक्स का पार्ट है, जिसमें हम भी पार्ट हैं, तो यहाँ से हमें मदद मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि हमको मेंबरशिप क्राइटेरिया है वो डिफाइन करना चाहिए था। अब
देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मालाबार। तो मालाबार सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ऐसा कहा गया है। चलो जानते हैं क्यों है न्यूज़ में ये मालाबार। तो मालाबार न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर मालाबार नेवल एक्सरसाइज को भी किया है। और ऐसा हुआ है कि ये इस बार इंडिया में नहीं हुई है, बल्कि ये सिडनी में हुई है। पहले ये जो है इंडियन ओशन में होती थी, बट अब ये कहाँ हुई है, सिडनी में हुई है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि इसको किसने किया है। तो 4 कंट्री, जिसको हम क्वाड कंट्री बोलते हैं, उन्होंने ये एक्सरसाइज की है। क्या ये नेवल एक्सरसाइज है या मिलिट्री एक्सरसाइज है? ऑब्वियसली ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये भी याद रखना है। और साथ साथ में कहाँ हुई है, तो इंडियन ओशन में नहीं, बल्कि इस बार सिडनी में हुई है। ठीक है, 1992 में अगर हम बात करें तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई थी। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है कब शुरू हुई है, 1992 में ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज शुरू हुई है। ठीक है, और ये किसके बीच में होती थी, इंडिया और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज होती थी। ओके, ठीक, इंडिया और यूएसए 2 पार्टनर्स इसमें थे। उसके बाद में क्या होता है, 2007 में हमने क्या किया, इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर को भी ऐड कर लिया। तो इंडिया और यूएस तो थे ही, साथ में ऑस्ट्रेलिया, जापान भी ऐड हो गए, सिंगापुर भी ऐड हो गए। लेकिन 2008 में चाइना ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ये लोग नहीं ऐड होंगे। तब ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने इस एक्सरसाइज को छोड़ दिया। ठीक है, 2015 में जापान जो है वो परमानेंट मेंबर फिर से बन गया मालाबार एक्सरसाइज का, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी। तो इसका मतलब प्रेजेंटली बात करी जाए तो यहाँ पर जो पहले चाइना की वजह से किसने किसने छोड़ दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने इस एक्सरसाइज को अटेंड करने से छोड़ दिया था, चाइना की वजह से। लेकिन चाइना की वजह से ही, चाइना को काउंटर करने के लिए ही 2020 में फिर से क्वाड बन गया, और इसमें यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया पार्ट लेते हैं। ठीक है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस मालाबार एक्सरसाइज की, चलो इसको भी जानते हैं। तो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, ऑब्वियसली मालाबार कोस्ट से लेकर बे ऑफ बंगाल तक का हम जो ये एक्सरसाइज जो है इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, कभी जो है पैसिफिक ओशन में कर रहे हैं एक्सरसाइज, कभी इंडियन ओशन में कर रहे हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर लेकर आना चाहते हैं। हमें पता है कि चाइना जो है वो कैसे अपने पैर पसार रहा है पूरी इंडियन ओशन में भी। ठीक है, साउथ चाइना सी में तो उसने अपना जो है दबदबा बना ही रखा है, और अपना जो हक है वो वहाँ पर जताता रहता है। लेकिन अब वो और ज़्यादा पैर पसार रहा था अपने पैसिफिक ओशन में, तो उसको काउंटर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है कि हम यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, और जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं, बहुत डिटेल में हमने ये पढ़ा है पिछली जो मंथ की हमारी साइंस एंड टेक की जो मैगजीन है उसमें हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। विजन आईएएस का ही जो साइंस एंड टेक का जो पार्ट था उसमें हमने बहुत अच्छे से कवर किया कि ग्लोबल कॉमन क्या होता है। अगर आपने वो नहीं फॉलो किया तो आपको फॉलो करनी होगी, जिससे कि आपको पता रहे कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर रहे, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट, जिसको हम इग्नोर करते हो चलते हैं। ओके, अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, तो ऑब्वियसली मैरीटाइम ऑर्डर हमारे स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, क्योंकि नेवल एक्सरसाइज हो रही तो नेवी भी स्ट्रॉन्ग होगी, साथ ही साथ में हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग होंगी, और जो हमारी सागर पॉलिसी है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। सागर पॉलिसी मतलब कि हम जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड करना चाहते हैं और ग्रोथ भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये भी यहाँ पर हो पाएगा। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो अब यहाँ पर इकोनॉमी भी हमारी ग्रो होगी, और यहाँ पर जो ट्रेड है वो भी हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस एरिया में सिक्योरली हम ट्रेड भी कर पाएंगे। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होती है, क्यों है चर्चा में, चलो जान लें। हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स जो हैं G20 नेशन के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एग्री किया है कि जो दुनिया भर में जो वैल्यू चेन्स हैं उसको हम मैप करेंगे, और हमने अडॉप्ट कर लिया G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग GVC। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। अब ये होते क्या है, ये GVCs क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या है, तो देखो अब ये चीज़ यहाँ से समझो। जैसे कि हम बात करें तो हमको क्या करना है, हमको ब्रेड बनाना है।
ठीक है, क्या बनाना है, ब्रेड बनाना है। तो ब्रेड बनाने के लिए हमको कहीं से तो हमें कहीं से गेहूँ लेने पड़ेंगे, ठीक है, कहीं से हमको उस गेहूँ को पिसवा कर उसका आटा बनवाना पड़ेगा, कहीं पर वो आटा जो है वो डो में तैयार होगा और उसमें और जो ईस्ट लगेगी, शुगर लगेगी, सॉल्ट लगेगा और जो भी चीज़ें लगेंगी वो सब जगह से हमें अलग अलग जगह से इकट्ठी करनी पड़ेंगी। फिर इसकी कहीं पर बेकिंग होगी, कहीं पर कटिंग होगी, कहीं पर पैकिंग होगी, पैकिंग का रॉ मटेरियल आएगा। तो अलग अलग जगह से अलग अलग काम हो रहे हैं। तो ये जो पूरा एक जाल बन गया है जहाँ पर ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही, कोई कहीं से आ रही, कोई कहीं से चीज़ आ रही है, पूरी जो चेन बन गई है इसी को हम कहते हैं वैल्यू चेन, ठीक है। बट ग्लोबल कब हो जाएगी, जब ये जो वैल्यू चेन है ये हमारे अलग अलग कंट्रीज़ में हो रही है। जैसे कि किसी कंट्री में जो है पैकिंग हो रही है, किसी कंट्री में उसकी डिज़ाइनिंग हो रही है, किसी कंट्री में उसकी रेसिपी तैयार हो रही है, किसी कंट्री में वहाँ पर उसकी सेलिंग हो रही है। तो अलग अलग जगह पर काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है वो कभी यहाँ से उसको यहाँ जाना पड़ रहा है, मान लो यहाँ पर रॉ मटेरियल बना, यहाँ से गया, यहाँ पर जो है वो उसकी बेकिंग हुई, यहाँ इस दूसरी कंट्री में गया, यहाँ पर उसकी कटिंग हुई, दूसरी कंट्री में गया, वहाँ पर उसकी पैकिंग हुई, तीसरी कंट्री में उसकी सेलिंग हुई। तो मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में वो प्रोडक्ट जा रहा है और उसमें अलग अलग वैल्यू ऐड हो रही है, इसको हम ग्लोबल वैल्यू चेन कहते हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ट्रेड होता है, यहाँ पर क्या होता है, दो कंट्री बीच में ट्रेड होता है, एक कंट्री बेचती है, दूसरी कंट्री खरीदती है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेन में क्या होता है कि अलग अलग कंट्री में सामान जा रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो ये होता है वैल्यू चेन, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, तो हमको पता है कि दो तरीके से पार्टिसिपेट हो सकता है। कैसे, एक तो वो कंट्री होंगी जो रॉ मटेरियल देंगी, ठीक है। अब दूसरी कंट्री क्या है, अब यहाँ पर कैसे इंगेजमेंट हो, देखो ये कंट्री जो है इसने रॉ मटेरियल इसको दिया, इसने उस रॉ मटेरियल का यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिंकेज कैसे हो गया, इसका तो लिंकेज हो गया कैसा, फॉरवर्ड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है जिसका दूसरी कंट्री यूज़ कर रही है। और इसका कैसे लिंकेज हो गया, ये रॉ मटेरियल इससे ले रहा है, तो ये हो गया बैकवर्ड चीज़ है, ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स क्या है, कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो मार्केट साइज़ कितना है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं कि नहीं है, लेबर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और उसके बाद में दो कंट्रीज आपस में इंगेज हो जाती हैं, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, तो भैया इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी, साथ ही साथ में हमारी स्पेशलाइज इंडस्ट्रीज़ बन पाएंगी, हमारे जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो भी हम अचीव कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो पाएगी, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, और जो है इन्वायरमेंट उस पर जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है वो हर कंट्री पर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक कंट्री पर पड़ेगा। लेकिन इससे जुड़े हुए भी रिस्क हैं, इससे जुड़े हुए भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक गैप्स। देखो हमें पता है कुछ कंट्रीज़ जो है बहुत हाईली डेवलप्ड है, बट कुछ कंट्रीज़ जो है लो है, ठीक है, लो ही डेवलप्ड है बिल्कुल, अभी जो है उसमें डेवलपिंग चल रहा है, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है। तो जो हाईली डेवलप्ड है उनके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तो ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो इनसे अप्रोच करेंगी कि हमारा सामान पैक कर दो, हमारा सामान बना दो। यहाँ पर कोई जाएगा नहीं तो इनको नुकसान हो जाएगा, इनको फ़ायदा हो जाएगा, ये चीज़ देखने को मिलेगी। सेकेंड है एक्सटर्नल शॉक्स, ठीक है। अब मान लो एक कंट्री जो है वहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर हमारा सामान पड़ा है, ठीक है, कि यहाँ पर पैकिंग होनी है, बट यहाँ पर क्या हुआ, इस कंट्री में आ गया अर्थक्वेक, तो हमारा सामान वहाँ पर सब खराब हो गया। तो कंट्री ये हमारी है, हमारे यहाँ पर तो अर्थक्वेक नहीं आया, बट इस दूसरी कंट्री में अर्थक्वेक आया, इसका असर हम पर भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा सामान यहाँ पर पड़ा था, पैकिंग होने गया था, जो कि ख़राब हो गया है, ठीक है। तो ये भी होगा। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन लिंकेज, इसमें दूसरी कंट्री में अगर महंगाई है, अब समझो यहाँ पर तीन कंट्री हैं, यहाँ पर सामान डिज़ाइन होता है और यहाँ पर सामान पैक होता है, यहाँ पर सामान जो है वो बिकता है। अब क्या हुआ, ये जो सामान है डिज़ाइन होकर यहाँ पर गया, यहाँ पर बहुत महंगाई है तो वो महंगी पैकिंग हुई, तो यहाँ पर जो सामान बिका वो भी महंगा बिका, तो यहाँ की जो महंगाई है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला, ये भी हो सकता है। अब जो हमारा G20 में ये जो फ्रेमवर्क जो हमने एग्री किया है उस फ्रेमवर्क को जान लेते हैं। तो G20 का जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग है, इसकी बात करते हैं, वॉलंटरी है, भैया अपनी इच्छा है आपकी तो आप इसको एंटर करिए, इसको जानिए, इसको अपनाइए, नहीं इच्छा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। साथ ही साथ में नॉन बाइंडिंग है, ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो कैसा है ये, वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग। डेटा जो है वो टाइमली मैनर में कलेक्ट किया जाएगा और हाई क्वालिटी का डेटा होगा, जिसका एनालिसिस किया जाएगा अलग अलग मॉडल्स का यूज़ करते हुए, ठीक है, जो इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं उनका यूज़ करते हुए। रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल्स का हम इसमें यूज़ करेंगे, जिससे कि डेटा एनालिसिस कर सके, यूजर फ्रेंडली डेटा हम यहाँ पर बना सकें।
अब यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होगी, अब ये जीवीसी जो है इनका पार्टिसिपेशन किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है, दूसरी कंट्री हम पर ट्रस्ट करेगी तभी तो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। सेकंड थिंग कि इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, अलग अलग कंट्री जो है आपस में मिलकर काम कर सकें, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा। अब हम देखते हैं कुछ शॉर्ट में न्यूज़ को, ठीक है, यानी कि हम न्यूज़ एंड शॉर्ट्स की बात करने वाले हैं। इसमें जो G20 का डिजिटल इकोनॉमी का डॉक्यूमेंट है उसके क्या आउटकम है उसको हम देखना चाहेंगे। सबसे पहली बात की गई है DPI को लेकर, दैट इज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो G20 फ्रेमवर्क फॉर सिस्टम्स ऑफ DPI जो कि एक वॉलंटरली फ्रेमवर्क है, अपनी इच्छा से आप इसको यूज़ करें वरना मत करिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ शेयर्ड डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन के सिस्टम है, कोई प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरऑपरेबल तरीके से अलग अलग कंट्रीज इसका यूज़ कर सकती हैं, उसको शेयर किया जाएगा। इंडिया स्टैक जो है ये कॉमनली यूज DRI जो होती हैं उनका एक ग्रुप है। सिक्योरिटी इन डिजिटल इकोनॉमी जो हमारी है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, जिसके लिए G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया है, जिससे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिजिलियंस और ट्रस्ट जो है डिजिटल इकोनॉमी में बूस्ट हो सके। डिजिटल स्किलिंग की बात की गई है तो G20 टूल किट फॉर डिज़ाइनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल अपस्किलिंग एंड रिस्किलिंग प्रोग्राम भी लेकर हम आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं B20 समिट की। तो G20 तो चल ही रहा था, साथ ही साथ में B20 भी हुआ है न्यू दिल्ली में, जिसकी थीम थी रेस, ठीक है। रेस मीन्स रेस्पॉन्सिबल, एसिलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। B20 जो है 2010 में इस्टेब्लिश हुआ है, ये एक ऑफिशियल G20 का ही डायलॉग फोरम है, लेकिन यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस फर्म्स यहाँ पर पार्टिसिपेशन करते हैं, पॉलिसी मेकर्स यहाँ पर होते हैं, बिजनेस लीडर्स होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे G20 कंट्रीज़ है वहाँ से ये सारे लोग आते हैं, ठीक है। ग्लोबल, अब यहाँ पर क्या बातें करी हैं तो इन्होंने कहा ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ग्लोबल SDG एक्सीलरेशन फंड बनाया जाएगा, जिससे कि जो SDG फाइनेंसिंग गैप है उसको हम ब्रिज कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंक्लूसिव GVC, हमने बात करी ही ली है ग्लोबल वैल्यू चेन्स की, तो उसमें भी इन्होंने बातचीत करी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हमको लेकर आना है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ये सब बातें B20 में हुई हैं। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट टॉक्स अबाउट पनामा कैनाल। तो हमें पनामा कैनाल के बारे में जानना है, क्योंकि हुआ ऐसा है कि यहाँ पर सूखा पड़ गया है पनामा कैनाल में, जिसकी वजह से जो शिपिंग है वो यहाँ पर उनको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पनामा कैनाल जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, एक रास्ता है, ठीक है, जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। तो ये वाटरवे है जो कि किसको जोड़ता है, दो ओशन कौन से हैं जो इससे जोड़े जाते हैं, वो है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस। ये शिप्स को इनेबल करता है कि एक लंबा रास्ते की जगह ये शॉर्ट रास्ता अपना सकते हैं, जिसको अभी हम आगे देखेंगे कौन सा वो रास्ता है। पनामा क्या है, एक इस्थमस है, हमको पता है इस्थमस क्या होता है कि जो दो लैंड को अलग करता हो, ठीक है, दो लार्जर लैंड जो है उनको कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं इस्थमस, ठीक। तो ये जो है दो लैंड हैं उनको कनेक्ट करता है, उसको हम इस्थमस कहते हैं। और अगर दो वाटर बॉडी को जो कनेक्ट करता है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। अब ये देखो, ये जो शॉर्ट रास्ता दिख रहा है ये है पनामा कनाल, ठीक है। और अगर ये कनाल ना होती तो हमको यहाँ से इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता, तो ये रास्ता जो है इसकी जगह पर हम ये रास्ता कनेक्ट कर देते हैं और इससे जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट है सुलीना चैनल। तो सुलीना चैनल क्या है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है, डैन्यूब रिवर से एसोसिएटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी है ये डैन्यूब रिवर की, ठीक है। तो यूक्रेनियन पोर्ट्स को ये कनेक्ट करता है कहाँ पर, ब्लैक सी से। सुलीना चैनल, चिलिया और सुलीना, सेंट जॉर्ज, ये तीन चैनल जो हैं ये किसके हैं, डैन्यूब डेल्टा के हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन इन तीनों में से सुलीना चैनल ही वो है जो कि बहुत डीप है और जहाँ से हम आराम से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये रोमेनिया के पास में है, रोमेनिया में लाई करता है, रोमेनिया एक नेटो मेंबर है। डैन्यूब डेल्टा जो है वो यूक्रेन को एक ऑल्टरनेटिव पैसेज देता है, जब रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन डील से खुद को अलग कर लिया, उसके बाद में यहाँ से सुलीना चैनल से ही ट्रांसपोर्टेशन अब हो
रहा है। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड। तो जो लीडर्स हैं यूएस, जापान, साउथ कोरिया के, उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट को इशू किया है। टाइटल है स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड। समिट जो है ये हुई है जिससे कि हम क्या कर सकें, चाइना जो है, चाइना ग्रोइंग पावर दिखा रहा है, अपनी न्यूक्लियर थ्रेट्स आ रहे हैं हमें नॉर्थ कोरिया से, तो यहाँ पर हम अपनी यूनिटी को दिखाएंगे। इसके लिए यूएस, जापान और साउथ कोरिया एक साथ आए हैं। यहाँ पर की हाईलाइट की बात करें तो एक दूसरे को कंसल्ट करेंगे क्राइसिस के टाइम पर, ठीक है। एनुअल मल्टी डोमेन ट्रायलेटरल एक्सरसाइज होगी, साथ ही साथ में पार्टनरशिप होगी जिससे कि रिजिलियंस और इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हांसमेंट कर पाएंगे हम। साथ ही साथ में ट्रायलेटरल समिट्स भी हर साल हुआ करेंगी। नेक्स्ट है 70 ईयर्स ऑफ कू इन ईरान। तो 1953 में क्या हुआ था, यहाँ पर कू हुआ था, ईरान में कू हुआ था। कू जो है वो इसलिए हुआ था क्योंकि अमेरिका को ये डर था कि यहाँ पर जो है सोवियत यूनियन की तरफ कहीं ईरान जो है वो ना झुक जाए, ठीक है, और इससे ईरान का जो क्रूड ऑयल है उसका लॉस यहाँ पर यूएस को होता। अब ये जो कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पर जो कंट्री के लीडिंग शियाइट कलर्जी हैं उन्होंने इस कू को बैक किया था और यहाँ पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी जो है वो पावर में आए थे। इसी के साथ साथ हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे उसकी सारी न्यूज़ जो है अगस्त मंथ की हमने कवर कर ली है। आई होप आप सबने इसको एंजॉय किया होगा, अपना वर्ल्ड टूर भी आपको एंजॉयफुल लगा होगा। अगर ऐसा हुआ है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आया है और करंट अफेयर का डर जो है वो थोड़ा सा दूर हुआ है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।